मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काउंटर क्लेम की प्रक्रिया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं और 51 आदेश हैं। उसी में आदेश 8 नियम 6 का है जिसमें काउंटर क्लेम को या प्रति दावे को परिभाषित किया गया है। प्रति दावा एक तरीके का स्वतंत्र दावा होता है। जब वादी अदालत में कोई बात प्रस्तुत करता है तो उसके अगेंस्ट प्रतिवादी को भी अधिकार होता है कि वो काउंटर क्लेम प्रस्तुत करके उसकी बात न्यायालय के समक्ष रख सके। जब वादोत्तर पेश कर दिया जाता है तो उसी के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया जाता है। यदि किसी कारणवश काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो न्यायालय की अनुमति से बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे ही वादी के द्वारा वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रतिवादी को समन्स की सूचना जारी होती है, उस पर तामील होती है। तामील होने से 30 दिन के अंदर ही उसको वादोत्तर पेश करना होता है। यदि किसी कारणवश वह 30 दिन में वादोत्तर पेश नहीं कर पाया तो न्यायालय की जो आदेश पत्रिका में कारण उल्लेखित हों उसके आधार पर अधिकतम अवधि 90 दिवस होती है। 90 दिवस में उसको वादोत्तर पेश करना होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है काउंटर क्लेम की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए मैंने एक ई बुक भी तैयार की है। उस ई बुक में मैंने बहुत से वीडियो का समावेश भी उसी में किया है। अभी मैंने इससे पहले भी 4-5 वीडियो बनाए, जिसमें एक वीडियो मैंने बनाया था वाद कारण बाद में उत्पन्न हो तो काउंटर क्लेम कैसे करें, काउंटर क्लेम क्या है, सीपीसी आदेश 8 नियम 6 का प्रतिरक्षा का व्यापक मार्गदर्शन, काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें, काउंटर क्लेम के लिए ज़रूरी दस्तावेज और काउंटर क्लेम की प्रक्रिया, जो यही वीडियो है। इन सभी वीडियो का रिटर्न जो है मैंने ई बुक में तैयार किया है। उसी ई बुक में से अंदर मैं आपको आगे की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए सर, हम बिना देर करे वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, काउंटर क्लेम की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ए काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रतिवादी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने दावे को मुख्यवादी के दावे के खिलाफ प्रस्तुत कर सके। यह प्रक्रिया आदेश 8 नियम 6A से 6G में दी गई है। और वैसे काउंटर क्लेम को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 का में परिभाषित किया गया है। काउंटर क्लेम क्या है, काउंटर क्लेम की परिभाषा वैसे मैंने आपको संक्षिप्त में बताई थी, लेकिन जो मैंने आपके लिए लिख के तैयार की है सर, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये मैं ई बुक में इसी जानकारी दे रहा हूँ आपको। काउंटर क्लेम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक स्वतंत्र दावा है जो मुख्यवादी के अतिरिक्त और उसके खिलाफ होता है। यह एक स्वतंत्र मुकदमे के समान है, लेकिन इसे मुख्य मुकदमे के समान ही सुना और तय किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से वादी का दावा होता है उसी प्रकार से ये प्रतिवादी की ओर से भी एक दावा ही होता है, और दोनों का निर्णय एक ही जजमेंट के अंदर जज साहब के द्वारा। काउंटर क्लेम एक स्वतंत्र वाद होता है और इसका और वाद पत्र का दोनों का निर्णय एक ही जजमेंट के द्वारा किया जाता है। काउंटर क्लेम की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें नंबर 1 है काउंटर क्लेम का अधिकार। अब हम सर काउंटर क्लेम की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें नंबर 1 है काउंटर क्लेम का अधिकार है। इसमें प्रतिवादी अपने लिखित बयान के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा मुख्यवादी के दावे के जवाब में होना चाहिए। काउंटर क्लेम का विषय वही होना चाहिए जो मुख्य मुकदमे से संबंधित हो। मतलब ये वादी के वाद में जब प्रतिवादी वादोत्तर पेश करता है तो उसी के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया जा सकता है, और इसके विषय वही होंगे जो मुख्य वाद के विषय हैं। नंबर 2, इसमें समय सीमा का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा समय सीमा के बारे में बताया गया है कि काउंटर क्लेम को लिखित बयान के साथ या अदालत की अनुमति से बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन के बारे में बताया है। काउंटर क्लेम की प्रकृति के बारे में सर जो जानकारी दी गई है वो काउंटर क्लेम की प्रकृति जो है कि इसके संबंध में ये जानकारी बताई गई है कि काउंटर क्लेम मुख्यवादी के दावे के समानांतर स्वतंत्र रूप से सुना जाएगा। मतलब दोनों एक साथ ही चलेंगे और एक साथ ही उसमें जजमेंट किया जाएगा। प्रतिवादियों को साबित करना होगा कि उसका दावा मुख्य मुकदमे से संबंधित है। मतलब जो मुख्य वाद है उसी से संबंधित काउंटर क्लेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि वादी ने किसी जमीन के स्वतः घोषणा का दावा लगाया और आपने काउंटर क्लेम में उसी जमीन के मालिक होने का दावा आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे किया, तो ये यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन पता लग रहा है कि वादी ने तो लगाया जमीन का दावा और आप जो है कि उस शहर को छोड़ के किसी तीसरे शहर की जमीन के काउंटर क्लेम को लेकर आ गए, तो ऐसा बात चलने योग्य नहीं होगा।
या उसी शहर का आप उस जमीन को छोड़ के किसी प्लाट का या मकान का उसमें काउंटर क्लेम आप कर रहे हैं, तो सर ये एक अलग चीज हो जाएगी। ये उसी इस बात से संबंधित, उसी जगह, उसी भूमि से संबंधित होना जरूरी है। इसमें सर नंबर 4 में उत्तर देने का अधिकार। वादी को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के खिलाफ उत्तर देने का अधिकार है। उत्तर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मुख्य मुकदमे के लिखित बयान के समान ही होती है। नंबर 5 में सर बताया गया है इसमें अदालत का अधिकार। यदि काउंटर क्लेम का विषय मुख्य मुकदमे से अलग है तो वादी इसे अलग मुकदमे के रूप में सुनने का अनुरोध कर सकता है। इसमें यह भी बताया गया है सर। काउंटर क्लेम में सर जो निर्णय दिया जाएगा 6ठे नंबर में, इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है कि यदि वादी का वाद खारिज हो जाता है तो भी काउंटर क्लेम पर सुनवाई और निर्णय किया जाएगा। नंबर 7 में बताया गया है काउंटर क्लेम की समाप्ति। यदि वादी मुकदमा वापस लेता है तो काउंटर क्लेम पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई होती है। मतलब काउंटर क्लेम समाप्त नहीं होता, वादी का मुकदमा अगर समाप्ति भी हो जाए तो। काउंटर क्लेम में मूल्यांकन के बारे में सर इसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि काउंटर क्लेम की राशि या संपत्ति का मूल्यांकन आवश्यक है। काउंटर क्लेम के लिए आवश्यक कोर्ट फीस जमा करनी होती है। जिस प्रकार से वाद पत्र में कोर्ट फीस जमा होती है उसी प्रकार से काउंटर क्लेम में भी कोर्ट फीस जमा होती है। काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी सर इसमें मेरे द्वारा आपके लिए आसान भाषा में समझाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है काउंटर क्लेम और प्रतिवाद सेट ऑफ का अंतर। काउंटर क्लेम स्वतंत्र दावा है, जबकि प्रतिवाद केवल वादी के दावे के बराबर राशि तक सीमित होता है। अदालत की अनुमति नंबर 2 इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में सर, यदि काउंटर क्लेम लिखित बयान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसे प्रस्तुत करने के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है। नंबर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर इसमें काउंटर क्लेम की कानूनी वैधता क्या होगी। काउंटर क्लेम मुख्य मुकदमे के अधिकार क्षेत्र और विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब टोटल डिफरेंट मुकदमा या टोटल डिफरेंट कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए। संबंधित कानून इसमें सर जो बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में बता दिया था, संबंधित कानून ये सर ई बुक है जिसके अंदर से मैंने आपको संपूर्ण कानूनी जानकारी दी है। और इस ई बुक का नाम है प्रति दावा दाखिल करने का सही समय। क्या इशू फ्रेम होने से पहले या बाद में प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है, ये हमारा ई बुक का टाइटल है। राइट टाइम टू फाइल अ काउंटर क्लेम अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। और कैन अ काउंटर क्लेम बी फाइल्ड बिफोर और आफ्टर फार्मिंग इश्यूज। ये पूरी ई बुक है सर मैंने जो तैयार की है, और इस ई बुक में पूरी काउंटर क्लेम की डिटेल जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। आप देखना है प्रस्तावना, परिचय और इसके अंतर, प्रति दावा क्या है, इसकी पूरी परिभाषा, ये पूरी डिटेल जानकारी। और ये एक जजमेंट के बारे में भी सर मैंने इसमें उल्लेख किया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है ये, SLP नंबर 23599 अशोक कुमार कार्ला विरुद्ध विंग CDR सुरेंद्र अग्निहोत्री के नाम से है सर ये। और ये बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसमें आप देख रहे हैं ये 3 जजों की पीठ ने कहा है कि CPC का ऑर्डर 8 रूल 6 एंड लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता। ये इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। आगे इन्होंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। ये लिमिटेशन के बारे में भी एक 2018 की साइटेशन है ये, इसमें जो बताया गया है। और इसमें आगे भी पूरी डिटेल में आगे की भी जानकारी दी गई है। लेकिन चूंकि हमारा आज का मुख्य टाइटल और मुख्य टॉपिक था काउंटर क्लेम करने की क्या प्रक्रिया होगी, उसके संबंध में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये ई बुक है, इस बुक के अंदर ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया है पूरा इसी ई बुक के अंदर से ही पढ़ के बताया है। और उसमें इसी वीडियो का नहीं, अन्य 8 और वीडियो जो मैंने आपको प्रारंभ में पढ़ के बताए थे उन सभी का रिटर्न इस ई बुक के अंदर मौजूद है। इसको मैं अमेजोन पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं लगा दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। 99 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता महसूस होती है वो वहां से इसको परचेस कर सकता है। एक जानकारी और मैं बता दूं कि ये मैंने पूरी ई बुक आपको जो वीडियो में दिखाई है ये आपको अमेजोन पे नहीं दिखाई देगी। मैंने उसी में से पढ़ के भी आपको समझाया है, ये आपको अमेजोन पे नहीं दिखाई देगी। वहां पे सिर्फ एक पृष्ठ दिखाते हैं वो बतौर विज्ञापन के। यदि आप 99 रुपीज़ उनको देंगे और उसके बाद परचेस करेंगे उसके बाद ही आपको आगे की ई बुक दिखाई देगी। तो इस प्रकार से सर मैंने आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित संपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।